हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं भाई सभी लोग? सब बढ़िया है? ठीक है, तो आज से आपका एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है भाई, तो जल्दी से जल्दी भाई लाइव जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जो स्पेशल क्वेश्चन आपको करवाऊंगा डियर, वो सिर्फ ओनली एई एग्जाम के लिए होंगे। जो भी स्टेट लेवल के आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, और थंबनेल में मैंने क्या किया है कि जितने भी आपके ऑल ओवर इंडिया की यूथ पब्लिकेशन की बुक मैं इस टाइम आपको सॉल्व कराऊंगा डेली। अगर आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो टाइम आपको शूट करता है आपने मुझे टाइम बता देना है, ठीक है, कि कौन सा टाइम आपको यहाँ पे बेटर लगता है डियर। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइएगा, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं भाई तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अरे लाइक मत कीजिएगा बट शेयर तो जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ठीक है भाई, तो जल्दी से जल्दी जरा, ताकि आपका सेक्शन और इंटरेक्शन बना रहे। और आज मैं डियर आपको ऐसे से बताऊंगा कि जो मेरा लास्ट क्वेश्चन, हर रोज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो क्वेश्चन आपके इंटरव्यू बेस पे होगा, क्योंकि भाई एक एग्जाम में क्या होता है, इंटरव्यू पूछा जाता है। तो यहाँ पे डेली आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके दे रहा हूं। आज आपको क्वेश्चन नंबर दिखा दिया जाएगा और कल उसका आंसर मैं आपसे मांगूंगा कि उसका आंसर क्या है। अगर तो आप लोगों ने आंसर दे दिया तो सोच लो भाई बात तो सही है, ठीक है, तो बात चल जाएगी। बट नहीं भी दिया डियर तो मैं आपको उसकी पूरी डेप्थ तक जाऊंगा, और उससे रिलेवेंट जितने भी पॉइंट होंगे वो हम यहाँ पे सारे के सारे डियर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है भाई, तो प्लीज यार सेशन को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपकी क्लास ले पाऊं। ठीक है, अगर आपको चाहते हो कि आपकी क्लास डेली रहे और आप ए की तैयारी करे रहें तो प्लीज यार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनको सही से भाई सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम अपना सेशन हर रोज की तरह यहाँ पे शुरू कर सकें। ठीक है भाई, और ऐसा नहीं होगा डियर कि आपको यहाँ पे एक ऐसा कंसेप्ट भी बताऊंगा जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो और आप लोग और ज्यादा अच्छे से तैयारी कर सको। ठीक है, तो उससे एक बेनिफिट होगा। और हाँ डियर, उन स्टूडेंट जो लोग नए स्टूडेंट ऑनलाइन इंजीनियरिंग में इनरोल होना चाहते हैं तो जल्दी से आपका यहाँ पे गेट और एसएससी और स्टेट एजेई के कोर्सेज भी चले हुए हैं, तो आप उसमें भी क्या हो सकते हैं डियर, इनरोल हो सकते हैं। तो ज्यादा बेनिफिट होगा कि आप जल्दी से जल्दी भाई जो लोग नए जुड़ रहे हैं जल्दी से थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि भाई जल्दी से जल्दी लोग जुड़ जाएं तो ज्यादा बेटर होगा। जितने लोग होंगे तो मुझे भी मजा आएगा यार आपको करवाने में, और आप लोग भी चाहोगे कि हाँ यार सर मजा आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज, और आज कुछ डिफरेंट अप्रोच के साथ मैं पढ़ाता हूं। आपको पता ही है स्टूडेंट की इंक्वायरी आई थी कि सर आप जल्दी से जल्दी अपना लाइव सेशन स्टार्ट कीजिएगा, तो डियर मैं लाइव सेशन ही अपना स्टार्ट करूंगा डेली। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं डेली ये लाइव सेशन लूंगा, ताकि अगर आप लोगों का सहयोग रहा, अगर आप चाह रहे हो कि हाँ सर हमें लाइव सेशन में ही पढ़ना है और सारे क्वेश्चन जितने भी स्टेट एजेई के हैं तो वो करने हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को ही मैं आपके सामने करवाऊंगा डियर। तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी से लाइव हो जाए। ओके, और ये भी डियर मैं आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। ये मत सोचना कि सर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, उसके एक्स्ट्रा रीजन के फैक्ट भी बताऊंगा कि क्या रीजन रहे हैं इसके, क्या फैक्ट रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको फैक्ट आना बहुत जरूरी है। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। आरसीसी से हम स्टार्ट करेंगे, और आरसीसी का ये डियर फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको बड़े ध्यान से करना है, रटना नहीं है चीजों को,
आपको ये तो जानते हो कि सर की क्लास में रटना नहीं होता है, ठीक है। ये तो स्टूडेंट भी जान गए जो हमारी पेड कोर्सेज में है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ डेली होगा, पर प्लीज सबसे ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर कर दीजिएगा वीडियो को यार, शेयर नहीं करते आप लोग, ठीक है। तो बताइएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान दीजिएगा, हर स्टेप को बड़े ध्यान से पढ़ना है। पूछा है द स्ट्रिपिंग टाइम। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो बोलेंगे सर ये स्ट्रिपिंग टाइम क्या होता है, ठीक है। स्ट्रिपिंग टाइम को डियर मैं एक और टर्म में भी पुकारता हूं, दिस इज द डी शैटरिंग टाइम। इसको मैं एक और नाम से भी पुकारता हूं, इसको क्या नाम दिया जाता है? इस वाले वर्ड को डियर एक और नाम दिया जाता है, दैट इज डी शैटरिंग। क्या बोला जाता है? डी शैटरिंग भी बोला जाता है डियर, ठीक है। उसके बाद पूछा फॉर द रेनफोर्स सीमेंट अब स्लैब स्पेनिंग इज लेस देन 4.5 मीटर एंड यूजिंग फ्लाई ऐश। और क्या यूज किया है वहां पे? फ्लाई ऐश यूज किया है। इज एन एडमिक्सचर शुड बी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट का आंसर क्या है भाई, बताइएगा। पहले का आंसर क्या है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर आना चाहिए भाई। ठीक है, जल्दी से जल्दी मुझे इसका आंसर चाहिए। अपनी स्ट्रिपिंग टाइम, स्ट्रिपिंग टाइम मतलब डी शैटरिंग। भाई किसी का आंसर नहीं आ रहा है सर? दिस इज द आउट इज फर्स्ट क्लास, आवर इज फर्स्ट क्लास। ओके कोई बात नहीं नायक, कोई बात नहीं, आपकी फर्स्ट क्लास है तो कोई बात नहीं। आज ही मैंने स्टार्ट किया है। एक ही क्वेश्चन है, जितने भी आपको यूथ पब्लिकेशन की बुक सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे, कोई बात नहीं। जल्दी से जल्दी भाई आंसर दीजिए यार। ओके मुनीम जामल ने आंसर दिया है ए सर 7 डेज। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने क्या कहा, ठीक है। अब देखिएगा सॉल्व, पहले डियर इस चीज को समझना चाहिए कि जो ये आपका स्ट्रिपिंग टाइम है इसको बोला क्या जाता है, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं दैट इज, इसको डी शैटरिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दैट इज डी शैटरिंग भी बोला जाता है यार। और डी शैटरिंग मतलब स्ट्रिपिंग टाइम। स्ट्रिपिंग मतलब कि फॉर्म वर्क को रिमूव करने का कितने टाइम बाद उसको रिमूव कर देना चाहिए। बड़े ध्यान से दीजिएगा। सबसे पहले तो इसका कोडल प्रोविजन IS 456/2000 रहा, बिल्कुल सर। IS 456/2000 इसका कोडल प्रोविजन रहा। ये बात तो सर हमारे पास क्लियर हो गई है। उसके बाद सेकंड कि जब आप ये जो टाइम लिख रहे हैं ना, अगर हम IS कोड के मुताबिक जाएं तो आपके IS कोड में लिखा होगा वहां पे कि जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए, कि जब आप ये शैटरिंग कर रहे हैं ना तो वहां पे आपका कंस्ट्रक्शन टाइम करते वक्त जो टेम्परेचर होना चाहिए, जिस टेम्परेचर को हम क्या पढ़ेंगे? एम्बिएंट टेम्परेचर। दैट इज एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होना चाहिए डियर? शुड नॉट बी लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। और 15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए तो वहां पे ऑब्वियसली बात है, कोड ने कहा तो सीमेंट कौन सा यूज होगा? तो आपका डियर सीमेंट वहां पे यूज होगा, दैट इज पोर्टलैंड सीमेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि आप जब ये स्ट्रिपिंग कर रहे हो, जब ये डी शैटरिंग टाइम कर रहे हो तो उस समय आपका टेम्परेचर कितना मेंटेन होना चाहिए? 15 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए डियर। अगर आप बोलोगे सर 13 चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप बोलोगे 12 चलेगा, नहीं चलेगा। इट इज द मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 15 डिग्री से ज्यादा ही होना चाहिए। ज्यादा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 15 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसने सेकेंड बात क्या कही? ये तो सर हाँ कहे कि हाँ भाई यहाँ पे टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और सीमेंट जो यूज होगा कंस्ट्रक्शन में पोर्टलैंड होना। और दूसरी बात कि वहां पे प्रॉपर क्यूरिंग होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे ये शैटरिंग इस पर्टिकुलर डे में दे पाएंगे। प्रॉपर क्यूरिंग, दैट इज प्रॉपर क्यूरिंग वहां पे होनी चाहिए। सर ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉपर क्यूरिंग होनी चाहिए, ये बात तो हमें क्लियर हो गया। अब देखते हैं थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन का आंसर कोई बड़ी बात नहीं है, चीजों को समझना है।
सबसे पहले यहां पे लिख रहा हूं मैं दैट इज फॉर्म वर्क। ये है आपके पास फॉर्म वर्क, और यहां पे आ जाएगा आपका दैट इज स्ट्रिपिंग टाइम। स्ट्रिपिंग टाइम कहो या शैटरिंग टाइम भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट जो आता है आपके पास, फर्स्ट रहता है आपके पास दैट इज वर्टिकल फॉर्म वर्क। वर्टिकल फॉर्म वर्क, दैट इज वर्टिकल फॉर्म वर्क। सर वर्टिकल फॉर्म वर्क में क्या क्या आते हैं? वर्टिकल फॉर्म वर्क में आते हैं जैसे आपका कॉलम हो गया, आपका बीम हो गया, जो वर्टिकली है, कॉलम हो गया, बीम हो गया, बीम भी, वॉल भी हो सकती है, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके, दैट इज वर्टिकल हैं, कॉलम, बीम एंड वॉल्स, ठीक है। ये सारे कैसे हैं आपके पास, वर्टिकली हैं। अब देखिए डियर, इसमें स्लैब भी कर सकता हूं मैं। अगर यहां पे ये बोलेंगे तो इसका कितने डेज के लिए रहता है, जल्दी से बताइएगा कितने डेज के लिए रहता है भाई? तो इसका रहता है डियर आपके पास स्ट्रिपिंग टाइम 14, 16 टू 24 हार्स। कि जो भी आपका भाई सर, अब आप बोलेंगे सर ये वर्टिकल कैसे, हमें समझ नहीं आया। देखिएगा डियर, आपके पास ये कॉलम है, दैट इज योर कॉलम, एक बार समझ जाओगे तो इंटरव्यू में कभी गलती नहीं करोगे डियर। ये जो यहां पे हम शटरिंग करते हैं ना, ये वर्टिकली, इसको बोला जाता है डियर वर्टिकली फॉर्म वर्क। ये कम से कम 16 और 24 घंटे के अंदर आपका हो जाना चाहिए। मैं मैक्सिमम के लिए जाऊंगा 24 हार्स के लिए, तो जाना ही जाना आपने। 16 हार्स के लिए इतना ध्यान नहीं रखते कोई, तो 24 हार रहता है। ये कब, वर्टिकल फॉर्म वर्क फ्रॉम कॉलम, बीम, वॉल एंड स्लैब। उसके बाद जो नेक्स्ट जो डियर आता है आपके पास, दैट इज सॉफिट फॉर्म वर्क। सेकंड जो आता है आपके पास, दैट इज सॉफिट फॉर्म वर्क। अब ये तो बच्चों को पता ही नहीं होता है, रट तो देते हैं कि सर सॉफिट क्या है। तो मुझे आप बताइए सॉफिट होता क्या है? सॉफिट फॉर्म वर्क बोला इसने यहां पे, इसका मतलब क्या है? सॉफिट फॉर्म वर्क फॉर स्लैब। बड़े ध्यान दीजिए, मैं अभी समझाऊंगा आपको। मैं थोड़ा सा जल्दी लिख रहा हूं भाई, दैट इज स्लैब। और वहां पे लिखा है आपके पास, आपके कोड में लिखा है बिल्कुल, प्रॉप टू बी रीफिक्स्ड, प्रॉप टू बी रीफिक्स्ड। ध्यान दीजिए यहां पे, इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। तो डियर, ये जो सॉफिट वर्ड जो आपके पास यहां पे आया, ये सॉफिट वर्ड होता क्या है? जो आप अपनी बीम और स्लैब के नीचे जो प्लाई डाल देते हो, जैसे ये मानो आपका घर बनाया, ये घर की छत है, इसके नीचे से आपने क्या डाल दिया, आपने प्लाई इंट्रोड्यूस करवा दी या प्लेट इंट्रोड्यूस करवा दी, उसको बोला जाता है सॉफिट। बड़े ध्यान से देखिएगा डियर, समझना है, समझ के हर चीज करेंगे। बेशक टाइम लगेगा, पर एक बार लगेगा, बार बार नहीं लगेगा। अब ये कैसे होता है सर? जैसे देखो यहाँ पे, ये आपका बीम है, ये आपकी स्लैब है, और ये आपका बीम है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है भाई सर? ये है स्लैब हमारा, और ये है बीम, दैट इज बीम। ये स्लैब है और ये बीम है। अब इसके नीचे मैं क्या डालता हूं? सॉफिट डालता हूं। तो मैं कुछ इस तरह से इसके नीचे क्या डाल देता हूं? सॉफिट डाल दी भाई मैंने, अपनी प्लाई डाल दी। ये क्या डाला मैंने इसके नीचे? दिस इज सॉफिट, दिस इज सॉफिट। तो जब आपने सॉफिट डाला, और सॉफिट के नीचे मैं क्या डालूंगा? प्रॉप डालूंगा। प्रॉप मतलब एक कोई प्रॉप डालूंगा। तो नीचे मैंने कुछ इस तरह से प्रॉप डाल दिया यहां पे। ये क्या डाला मैंने? दैट इज प्रॉप। अब ध्यान दीजिए डियर, कैसे ये वर्क होता है। जब आप साइड पे जाते हो तो आप क्या करते हो? सबसे पहले ये जो अंदर डाली ना आपने, ये वाली प्लाई डाली सॉफिट, पहले तो इसको रिमूव करेंगे। पहले तो आपने क्या किया? जो यहाँ पे प्रॉप लगाया उसको हटा दिया। बिल्कुल सर, हटा दिया।
ज्यादा टाइम के लिए नहीं हटाना, बस उतनी देर हटाना जितनी देर तक आपने ये प्लाई नहीं हटाई। आपने इस प्रॉप, यहां पे लिख रहा हूं मैं, दैट इज प्रॉप। प्रॉप को क्या किया आपने? रिमूव किया। जैसे ही आपने प्रॉप को रिमूव किया तो वैसे ही आपने ये क्या कर देना, दोबारा से ये जो सॉकेट था सॉकेट को रिमूव कर दिया। अब सॉकेट को रिमूव करने के बाद उसको दोबारा से प्रॉप के साथ कनेक्ट करवा देना। सॉकेट हटा दिया, दोबारा से प्रॉप लगा दिया। तो यही बोल रहा है कि सॉकेट फॉर्म वर्क फॉर स्लैब प्रॉप टू बी रीफिक्स्ड, कि दोबारा से उसको फिक्स कर देना है। कि जब तक यहाँ पे मेरे पास ये प्लेट थी और नीचे से मैंने इसको पकड़ के रखा था तो मैंने प्रॉप हटा दिया, प्रॉप हट गया। अब प्रॉप मैंने साइड में रख दिया। अब ये वाली प्लेट मैं बाहर निकाल दूंगा, इसको मैंने साइड रख दिया और अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, दोबारा से प्रॉप को फिक्स करवा दिया। दिस इज कॉल्ड, ये बीम के केस में भी होगा और स्लैब के केस में भी होगा। तो इसका टाइम पीरियड रहता है, अगर आपके पास डियर क्या है, बीम है, अगर सॉरी स्लैब है, अगर स्लैब का रहेगा तो स्लैब एंड बीम लिख देता हूं दोनों, स्लैब एंड बीम। अगर यही कंडीशन आपकी स्लैब में रही, स्लैब में रही और बीम में रही, अगर ये सेम कंडीशन आपकी स्लैब और बीम में रहेगी तो क्या रहेगा, अगर स्लैब रहेगा तो 3 डेज में रहेगा कम से कम, अगर बीम रहेगा तो डियर 7 डेज में रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये सिर्फ क्लियर हुई आपको कि कैसे सर ये सॉफिट है और कैसे ये प्रॉप है। दिस इज योर कंडीशन, ये बीम और स्लैब की दोनों कंडीशन है 3 डेज एंड 7 डेज में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब सर हाँ ठीक है, अब सर आप बोलोगे क्या सर ये जो प्रॉप होते हैं, क्या सर ये प्रॉप आपके मतलब फिक्स रहते हैं? नहीं भाई, इनको भी हटाना पड़ता है। तो उसको लिखेगा प्रॉप टू स्लैब, प्रॉप टू स्लैब, प्रॉप टू स्लैब। और प्रॉप टू स्लैब कब? अप टू स्पैन। अगर अप टू स्पैन क्या है, अप टू स्पैन 4.5 मीटर, कि ये वाला स्पैन, ये वाला स्पैन अगर आपके पास 4.5 मीटर से ज्यादा है, 4.5 मीटर से ज्यादा है, और सॉरी अप टू 4.5 मीटर एंड मोर देन 4.5 मीटर, कि ये वाली जो स्पैन लेंथ है अगर आपके पास 4.5 मीटर है और 4.5 मीटर से ज्यादा है तो क्या कंडीशन बनेगी, किसमें? स्लैब में। अगर 4.5 है तो इसको आप करेंगे कवर 7 डेज के अंदर रिमूव। अगर 4.5 है तो इसको रिमूव करेंगे 14 डेज में। ठीक है, सारा आप देखो, प्रॉप अगर मैं बताता नहीं आपको तो क्या पता लगना था? नहीं पता लगता, सोचते पता नहीं क्या हो गया है। अब यहां पे प्रॉप टू स्लैब हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट इसमें प्रॉप टू स्लैब, अब प्रॉप टू बीम करता हूं, दैट इज प्रॉप टू बीम एंड आर्चेस, प्रॉप टू बीम एंड आर्च। अब देखो डियर, इसमें भी कंडीशन होती है कि अगर आपका स्पैन अप टू स्पैन 6 मीटर है और स्पैन इज मोर देन 6 मीटर है, तो अगर 6 मीटर से 6 मीटर तक है स्पैन लेंथ, ये 6 मीटर तक है, किसमें? बीम और आर्च के केसेस में, तो ये रिमूव होगा आपका 14 डेज में। अगर ये 6 मीटर का है तो रिमूव होगा आपका दैट इज आपका 21 डेज में। दिस इज योर कंडीशन। तो ये चीजें डियर आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। आज आप कभी भी आप रटोगे नहीं कि सर कैसे, क्या ये सॉफिट होता है और क्या ये प्रॉप होता है। प्रॉप डियर आपके पास ये भी सम टाइम के बाद रिमूव कर दिया जाता है, बट इसको रिमूव करने से पहले आपको सॉफिट को हटाना पड़ता है। जब सॉफिट की शटरिंग हटेंगी फिर दोबारा प्रॉप लगा देंगे, और जब प्रॉप लगा देंगे तो कुछ दिनों के बाद उस प्रॉप को भी हटा दिया जाएगा। अब देखिएगा डियर, जो ये प्रॉप होता है यहाँ पे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे सर, ये बताइएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे आपसे कि ये प्रॉप कैसे होता है। सबसे पहले तो आपका जो प्रॉप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल इंक्लाइंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा कैसे होता है, यहां से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। कुछ इस तरह से होता है आपका प्रॉप।
और यहाँ पे क्या होती है, चूड़िया टाइप का होता है, कट लगे होते हैं, ग्रूर कट लगे होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे भाई, कट होता है। इसको जो यहां पे लिख रहा हूं भाई, ये एक तो एक ये वाला प्रॉप होगा, इस वाले प्रॉप में यहां पे कुछ इस तरह से ग्रू कट होंगे, ठीक है। इसको बोलता हूं मेल। ये क्या है आपका, मेल बोला जाता है इसको, मेल बोला जाता है इसको। और इसके जस्ट नीचे एक और प्रॉप लगाया जाता है, एक और प्रॉप लगाया जाता है कुछ इस तरह से। और ये दोनों मेल और फीमेल होते हैं, ये 2-2 मीटर के होते हैं। कितने मीटर के होते हैं भाई, 2-2 मीटर के होते हैं, कुछ इस तरह से। ये आपका मेल होता है और ये आपका फीमेल होता है। कितने मीटर के होते हैं, 2-2 मीटर के होते हैं आपका। ये भी 2 मीटर का, ये भी 2 मीटर का होगा। अब डियर क्या किया जाता है, इसको ज्वाइंट किया जाता है, एक की से ज्वाइंट किया जाता है। यहां पे की लगी होती है डियर, जिस की से क्या करते हैं, इसको ज्वाइंट किया जाता है, ठीक है। अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, एक बार ईएससी के इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि जो सर ये आपका ये वाला सेक्शन, इसको आपने की से ज्वाइंट कर दिया है, इसका डाया कम से कम 12 एम से कम नहीं होना चाहिए, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए इसका डाया। सर क्यों भाई, अगर इसका डाया 12 mm से कम है तो जो ये ग्रू कट वाला है इसको इजीली डिस्ट्रॉयड करना शुरू कर देगा। इसीलिए जो की का डाया होता है ये कितना होता है आपके पास, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये 12 mm से कम नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वहां पे इजीली क्या रहेगी आपके पास, इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं डियर, इजीली उसको हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, आपके पास एक चीज ये है, एक चीज ये थोड़ी हार्ड है, तो इसमें इजीली पेनिट्रेट नहीं होगा, टाइम लेगा। एक बिल्कुल ये पतली वाली है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, खराब। तो इसलिए ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट की आपकी क्या होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। ओके ओके, कोई बात नहीं। बोर्ड दिख नहीं रहा, ऐसा तो नहीं है यार, बोर्ड मुझे तो दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये था पहला क्वेश्चन। देखो यहां पे हमने देखा है कि 7 डेज 14 डेज ये चीज थी। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि 4.5 मीटर तक है एंड यूजिंग ए फ्लाई ऐश, एंड यूजिंग, अगर 4.5 मीटर का है स्लैब, तो यहां पे मैंने कहा था 4.7 डेज है। डियर ये कब है, जब वहां पे सिर्फ पोर्टलैंड सीमेंट यूज किया है। अगर डियर पोर्टलैंड सीमेंट की जगह यहां पे फ्लाई ऐश यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज 10 डेज। तो फ्लाई ऐश के केस में कितना हो जाएगा भाई, 10 डेज हो जाएगा डियर। फ्लाई ऐश के केस में कितना हो जाएगा यार, 10 डेज हो जाएगा। ध्यान रखना फ्लाई ऐश यूज किया है आपने, अगर पोर्टलैंड करता है उसकी जगह तो आपका 7 डेज रहना था। तो जिन भी स्टूडेंट ने इसका आंसर 7 डेज दिया डियर, थोड़ा सा एग्जामिनर इतना इंटेलिजेंट है कि उसने क्वेश्चन को घुमा के दिया, भाई एई है, असिस्टेंट इंजीनियर है, कोई जेई नहीं है, कि यहाँ पे उसने फ्लाई ऐश नहीं दिया। अगर यहाँ पे वो पोर्टलैंड सीमेंट की बात करता, अगर वो किसकी बात करता डियर, पोर्टलैंड सीमेंट की बात करता, तो नो डाउट आपका आंसर क्या होता, 7 डेज होता। बट यहाँ पे फ्लाई ऐश किया गया है तो ऑब्वियसली बात है टाइम ज्यादा लेगा, तो टाइम ज्यादा लेगा तो दैट यूर आंसर 10 डेज। This is your first questions. Question number 2. This is prop. और ये ध्यान देना है, गलती से बुक में ढूंढ के नहीं मिलेगा, इसीलिए ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 करो। अब तो भाई पहला क्वेश्चन किया है तो दूसरा तो बड़ा इजीली कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन कीजिएगा, सेकंड का आंसर जल्दी बताइएगा भाई, ये तो बड़ी इजीली हो जाएगा, फर्स्ट हो गया तो सेकंड भी हो जाएगा।
दीजिएगा भाई, आंसर दीजिएगा, कितना आंसर है? आंसर नहीं दोगे तो बात नहीं बनेगी यार। और प्लीज यार अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा यार, बच्चे नहीं आ रहे कुछ मजा भी नहीं आएगा फिर, है ठीक है? ओके, 1 डेज, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपका वर्टिकल सरफेस होता है उसका कितना होता है, आप सभी को पता है, दैट इज 16 to 24 हार्स। और मैंने कहा है मैं मोस्टली 24 हार्स के लिए जाता हूं, तो दैट योर आंसर विल बी 1 डेज। तो 1 डेज, ठीक है। एम्बिएंट टेम्परेचर 15 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, यूज यहाँ पे जब पोर्टलैंड करेंगे तब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, कीजिएगा जरा। जल्दी कीजिएगा भाई। अब देखो डियर, यहां पे बड़े ध्यान देने वाली बात है, यहां पे क्यूब स्ट्रेंथ दिया है, और क्यूब स्ट्रेंथ क्या होता है आपके पास? क्यूब स्ट्रेंथ आपके पास क्या होता है भाई? क्यूब स्ट्रेंथ होता है 1.25 ऑफ स्लेंडर स्ट्रेंथ। कितनी होती है? 1.25 ऑफ स्लेंडर स्ट्रेंथ। और स्लेंडर स्ट्रेंथ कितनी होती है? 0.85 ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ। 80 भी होता है और 85 भी होता है कई बुकों में। और उसी तरह से स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 2/3 ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, दैट इज 0.462, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ रप्चर कितना होता है? दैट इज 0.7, दैट इज 0.7। तो यहां पे अगर आप, तो ये चीजें मैंने यहां पे निकाल दी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप निकालो, क्योंकि आपको पता है कि स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? 0.462 रूट एफ सी के, 0.7 रूट एफ सी के, एंड क्यूब स्ट्रेंथ 1.25 ऑफ सिलेंडर स्ट्रेंथ, और सिलेंडर स्ट्रेंथ 0.80 ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ। मैंने लेक्चर में आपको बड़े डिटेल से बताई है सारी स्टेप, सारे इसको एक्सप्लेनेशन मैंने, जो भी पेड कोर्सेज में स्टूडेंट है, एसएससी जेई के हो, चाहे गेट के हो, चाहे ईएससी के हो, मैंने वहां पे बड़े अच्छे से बताया। जल्दी से आंसर दीजिए। गुड इवनिंग पंकज, गुड इवनिंग। ठीक है भाई, प्लीज यार थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको मजा आने वाला है, ठीक है। अगर हम इसी तरह से आपका ट्रैक्शन बना रहेगा तो मुझे भी खुशी होगी, ठीक है। अपने भाई बंधु सभी पढ़ेंगे यहाँ पे। अब देखो उसने क्या बोला, द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? सी आएगा फर्स्ट नंबर पे, और दूसरे नंबर पे सेकंड नंबर पे, और दैट इज थर्ड नंबर पे, और दैट इज फोर्थ नंबर पे। ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। तो अगर इसने तो यहाँ पे बोला 3 4 1 2, तो इसको नेमिंग दे दी उन्होंने 1 2 3 एंड 4। आंसर दो जल्दी, क्या आंसर होगा? और हाँ भाई, कल आपके गेट के क्वेश्चन होगा, कल संडे स्पेशल है, कल मैं आपको गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो यहां पे 3 है सर, 3 है, नंबर 1 पे 3 है, और नंबर 4 3 4 3 4 3 4, यहां पे 2 है, एंड दैट इज 1 है। क्या आंसर आया भाई? फोर 3 2 1, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, पेन विजिबल नहीं, अब तो विजिबल होगा, ब्लैक पेन ले रहा हूं, नहीं हो रहा, थोड़ा सा मैं इसको डार्क बना लेता हूं, कोई बात नहीं, विजिबल नहीं है तो हो जाएगा। अब हो जाएगा। दैट इज 3 4 2 1, दैट इज 3 4 2 1, मतलब कहां पे है? दैट इज सी पार्ट में है आपके पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको कीजिएगा जल्दी से। द इफेक्ट ऑफ एयर एंटेनमेंट इन कंक्रीट इज टू बी, क्या करता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए।
ऑब्वियसली बात है सर, इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, बिल्कुल सही है। इंप्रूव द वर्केबिलिटी, ये भी सही है। डिक्रीज द स्ट्रेंथ, ये भी सही है। अब ये कैसे हुआ है, अब देखो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज होती है, तो प्रॉपर्टीज होती है कि ये क्या होता है कि जो वाटर सीमेंट रेशो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ के होता है डियर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एयर एंट्रेनमेंट। ठीक है, क्या होता है कि वाटर सीमेंट रेशो के डायरेक्टली, अगर वाटर सीमेंट रेशो बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी तो स्ट्रेंथ क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो यहाँ पे क्या बोला, इंप्रूव द वर्केबिलिटी मतलब इंक्रीज होगा, और डिक्रीज द स्ट्रेंथ का मतलब स्ट्रेंथ आपकी क्या है, इनवर्स है, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, कि जो भी आपका, जब आपका क्या हो रहा होगा वहां पे फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन आ रही होगी, तो ऑब्वियसली बात उसका रेजिस्टेंस क्या कराएगा, इंक्रीज करेगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो फाइनल योर आंसर इज डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है डियर, तो पूछा है इन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज पूछा है। तो मिनिमम परसेंटेज कितनी होती है आपके पास स्टील में होती है दैट इज 0.8%, और मैक्सिमम कितनी परसेंटेज होती है डियर, 6% होती है। बट डियर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको कंक्रीट में ओवरलैप करना पड़ता है। अगर बट प्रैक्टिकली ड्यू टू ओवरलैपिंग it should be 4%, कि अगर आपको वहां पे कंक्रीट में ओवरलैपिंग, भाई अब ये कंक्रीट है, अब इसमें ओवरलैपिंग तो करनी पड़ेगी, और जब कंक्रीट में ओवरलैपिंग करेंगी तो 4% होता है। बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे बोला है कि 4% है। क्या आपका आंसर नहीं आया, डी। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर डी दे रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड डी। बट ये भी पता होगा कि अगर यहाँ पे लिखा होता ना डियर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है, यहां पे लिखा होता था कि मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग, अगर ये वर्ड आ जाता तो कई स्टूडेंट ऐसे भी थे जो इसको फिर भी, अगर तो नो डाउट अगर ऑप्शन यही दिया हुआ है, अगर ऑप्शन देखो ओवरलैपिंग का दिया तो आपका आंसर क्या हो जाता था डियर, तो आपका आंसर हो जाता था सी। बट यहां पे कंडीशन नहीं बोली ओवरलैपिंग की, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर, डी हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा जरा। हाँ भाई हाँ, सॉइल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपको, टेंशन मत लो। मैक्सिमम एरिया ऑफ कॉलम रेनफोर्समेंट फॉर बीम। अब मैंने देखो बीम के केसेस में आपको बताया था फॉर्मूला, कि क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज AST बाई BD, परसेंटेज ऑफ AST बाई BD इज इक्वल टू 0.85 डिवाइडेड बाई FY। तो इसको जब AST परसेंटेज ऑफ AST निकालेंगे तो दैट योर आंसर 0.85 डिवाइडेड बाई FY इज, यहां पे भाई ओवरऑल डाया आएगा, ग्रोस डाया, दैट इज B इंटू डी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.85 BD बाई FY। तो दैट इज योर आंसर। तो उसने डी को पूरा डी लिया, तो ऑब्वियसली बात है आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट योर आंसर इज बी। वेरी गुड, 0.4 सही है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा 6 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी कीजिए भाई।
अब क्या बोला उसने, एज पर IS 456/2000 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट। यहां पे दो कंक्रीट होते हैं, एक PCC होता है और एक RCC होता है। ठीक है डियर, अगर हम यहां पे बात करें इनकी सिंपल वर्क की, तो इसका मिनिमम ग्रेड होता है दैट इज M15 और मैक्सिमम ग्रेड होता है डियर दैट इज M20, दैट इज योर नॉर्मल वाटर। बट डियर ये नॉर्मल वाटर ना होके आपका सी वाटर होगा। अगर सी वाटर की कंडीशन आ रही है तो दिस योर कंडीशन M15 की जगह M20 हो जाएगा और M20 की जगह डियर M30 हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा आपके पास मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो मिनिमम क्या रहेगा, M20 रहेगा आपके पास। तो मिनिमम क्या रहेगा डियर, M20 यूर बी राइट आंसर। तो आपको नॉर्मल वाटर में भी पता लग गया और सी वाटर में भी पता लग गया। अब रेनी वाटर में भी आपसे पूछ सकता है, रेन वाटर, तो कंफ्यूज नहीं होना, या तो रेन वाटर नॉर्मल वाटर में रहेगा मिनिमम M15 M20 और सी वाटर में पूछा तो M20 एंड M30। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपकी स्क्रीन पे 7th। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि ऐसा सैंपल तैयार करो कि जिसमें से मान लें आपने 100 क्यूब कास्ट किए थे। कितने क्यूब कास्ट किए थे सर, 100 क्यूब कास्ट किए थे। 100 क्यूब कास्ट किए थे आपने। 100 क्यूब कास्ट में से आपके पास 95 क्यूब ऐसे होने चाहिए जो अपनी स्ट्रेंथ को पास कर जाए। जैसे मान लें आपने M30 के लिए डिजाइन किया, तो M30 का मतलब क्या होता है भाई, दैट इज 30 न्यूटन पर mm²। तो मैंने कितने सैंपल तैयार करने, 100 सैंपल तैयार करने ऐसे ऐसे। तो सर करो आप 100 सैंपल तैयार, तो दैट इज 100 सैंपल तैयार किए मैंने। तो दैट इज 100 सैंपल 1 2 and 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, दैट इज 100 क्यूब सैंपल मैंने यहाँ पे क्या किए, प्रिपेयर किए। अब 100 क्यूब सैंपल से डियर होता क्या है, 100 क्यूब सैंपल में से मेरे पास वैल्यू आएगी, पहले क्यूब की वैल्यू आई, ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्यूब की वैल्यू मेरे पास आ गई दैट इज 26.71। दूसरे की आ गई M30 के लिए डिजाइन किया 27.2, 28 दैट इज 29, 27, 28, 28.2 एंड सो ऑन आ गई। ठीक है, तो यहां पे डियर M30 की स्ट्रेंथ से होने चाहिए। तो डियर इसमें से 5 क्यूब तो ऐसे होने चाहिए कि जिनकी स्ट्रेंथ, सॉरी 95 क्यूब तो ऐसे होनी चाहिए ना 100 क्यूब से, कि जिनकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, वो अबव होनी चाहिए आपके पास। देखिएगा 1 2 3 4 5 क्यूब ऐसे होने चाहिए कि जिनकी स्ट्रेंथ 30 से कम होगी। इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी सर, 30 न्यूटन पर mm² से कम होगी। और इधर जो 95 क्यूब ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, 30 न्यूटन पर mm से ज्यादा होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर अगर 30 न्यूटन कम से होनी चाहिए तो कितनी कम होनी चाहिए, तो ओ डियर होनी चाहिए आपके पास दैट इज FCK-3। FCK-3 का मतलब क्या है, दैट इज 30-3, कि जो ये आपकी सैंपल की वैल्यू, ये 5 सैंपल की वैल्यू आई, ये 27 से कम तो तब भी नहीं होनी चाहिए। कि जो 5 आपके फेलियर क्राइटेरिया के हैं, 5 क्यूब ऐसे होने चाहिए कि जो कैसे होने चाहिए, जो आपकी 27 से कम उनकी भी नहीं होनी चाहिए फेलियर की। तो यहां पे देखो फेलियर का है सर 26, फेल हो गया है। फेल हो गया तो दोबारा से सैंपल प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इसको जानबूझ के यहाँ पे 26 नहीं लूं, यहाँ पे मैंने जानबूझ के ले लिया दैट इज 27। अब बच्चे रटते हैं कि सर हाँ ठीक है 5% सर फेल होना चाहिए और 95% पास होने चाहिए। अरे अगर 30 के लिए डिजाइन करो तो कितने पास होने चाहिए, 95 पास 5 फेल। 5 फेल कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, 27 से कम उनकी भी नहीं होनी चाहिए। अगर सर मैं M20 के लिए डिजाइन करूं तो 20 - 3 कर दो, यानी कि 17 से कम तो फेलियर के भी नहीं होने चाहिए।
और जो पास हो गए 95 उनकी स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो दैट इज यहां पे यही पूछा है कि विच नॉट मोर देन x% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। एक्सपेक्टेड टू फेल बोला तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर डियर ये एक्सपेक्टेड टू फेल की जगह पास पूछ लेता तो आपका आंसर क्या रहता, तो आपका आंसर 95% रहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लाविंग लोड्स नीड नॉट बी कंसीडर एक्टिंग टू साइमल्टेनियसली, कि इसमें से ऐसे कौन से लोड है भाई जिनको हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और ऐसा एक ही लोड है डियर, आपका डेड लोड सॉरी विंड लोड और अर्थ लोड। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका विंड लोड भी आए उसी समय और अर्थक्वेक लोड भी आए, दोनों पॉसिबिलिटी नहीं बनती एक साथ। दोनों की पॉसिबिलिटी में से एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों में से एक ही आए, या तो आपका या तो आपका सॉरी अर्थक्वेक ही आएगा, या तो आपका अर्थक्वेक लोड ही आएगा, या आपका विंड लोड ही आएगा। तो उसने बोला कि कौन सा ऐसा लोड है जिसकी एक साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनती, तो ऐसा है आपके पास, दैट इज अर्थक्वेक एंड विंड लोड या सिस्मिक लोड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट योर आंसर इज ए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल पंकज, क्योंकि विंड और सिस्मिक अर्थक्वेक, ठीक है, ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू IS 1343 किसका कोड है, जल्दी से बताइए। दिस इज द प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का है। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन IS 1343, दैट इज पुराना था 1980 और न्यू वर्जन है IS 1343, दैट इज 2012। किसका है भाई, प्री स्ट्रेस्ड का। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेजर है हम 50 मेगापास्कल है, अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू, आपसे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछी है यहां पे, तो दैट इज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होती भाई, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, एक और नाम है इसका, इसको क्रैकिंग स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। कंफ्यूज नहीं हो जाना अगर कभी पूछ ले। और इसको डियर मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोला जाता है। देखो यार कितने सारे नाम हैं। अब जरूरी थोड़ी एग्जाम में एक बार पूछा क्रैकिंग स्ट्रेंथ, और स्टूडेंट मेरे को बोलेगा सर क्रैकिंग स्ट्रेंथ तो आपने कभी पढ़ाई भी नहीं। अरे भाई क्वेश्चन अगर नोट्स उठा के देखेगा, अगर लेक्चर को पढ़ेगा तो क्यों नहीं करवाई। तो ध्यान रहे कि आपके क्वेश्चन में जरूरी नहीं है डियर कि वो आपकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ दे, अगर वो क्रैकिंग स्ट्रेंथ भी देगा तो आपको आ जानी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ FCR इज इक्वल टू 0.7 रूट ऑफ FCK। कैलकुलेट कीजिएगा भाई कितना आया, FCK कितना दिया यहाँ पे 50। कैलकुलेट कीजिएगा जल्दी, तो आपका आंसर आ गया होगा, दैट इज 4.49 अप्रोक्सीमेटली किसके 5 मेगापास्कल। ठीक है, तो आपके पास 5 मेगापास्कल या 4.49 मतलब मैंने 5 के ही राउंड ऑफ कर दिया था डायरेक्ट। ठीक है, तो आप कर सकते हो इसको 4.5 मतलब 5 मेगा। आंसर बताइए या कैलकुलेट कीजिए। कैल्सी है आपके पास, मेरे पास भी है, मेरे पास कैल्सी नहीं था थोड़ी अभी, मैं देखता हूं। रूट ऑफ 50 इंटू 0.7
तो आपका आंसर 4.94 आ रहा है। ओके 4.94, तो राउंड ऑफ किसके हुआ 5 मेगापास्कल के। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया डियर दैट इज 5 मेगापास्कल। तो डियर मैंने इतने सारे आपको नाम क्यों बताए, इसीलिए बताया कि आप गलती ना करो यार, गलती नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर फ्लेक्सर की जगह क्रैकिंग आ गया ना तो आप गलत कर दोगे, पता ही नहीं है, आप पूछोगा ही नहीं, पता ही नहीं है सर। इसीलिए नाम है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, क्रैकिंग स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, और मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10। वेरी गुड पंकज। The nominal cover requirement of meeting the durability requirement of mild very severe। अब देखो डियर, अब पूछे आपसे क्वेश्चन कि सर नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर को हम एक और नाम से भी पुकारते, मैंने पोस्टमार्टम करना बताया है क्वेश्चन का। पोस्टमार्टम करोगे तो जिंदगी में कभी भी डियर एग्जाम में फेल नहीं होगे, सक्सेस ही मिलेगी। नॉमिनल क्लियर कवर को बोलेगा हम, दैट इज, इसको नॉमिनल कवर को एक नाम से जाना जाता है, एक और, दैट इज क्लियर कवर, इसको क्लियर कवर से भी जाना जाता है डियर। उसने बोला है सर आप क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू अवॉइड द, या कह सकते हैं आप टू अवॉइड द कोरोजन ऑफ स्टील मेंबर, कि जो भी आपने स्टील मेंबर आपने प्रोवाइड किया हो क्या हो जाए, कोरोजन से बच सके। अब मेरे पास ये सेक्शन बाहर क्या है, एयर के कांटेक्ट में है, जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कोरोजन रेजिस्ट होगा, कोरोजन रेजिस्ट होगा तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, इसको अपने कवर से प्रोवाइड कर दूंगा। ये मैंने क्या डाला इसके अंदर, दैट इज नॉमिनल कवर, तो ये डाला मैंने यहाँ पे। तो इन्होंने पूछा माइल्ड कंडीशन, मॉडरेट कंडीशन, एक्सट्रीम। अब देखो इसने ना भाई घुमा दिया यार, गलती करने वाले लोगों को यहां पे थोड़ा सा समझना है कि इन्होंने कैसे घुमाया है। चलो मैं इसको थोड़ा सा इसको ऊपर ले चलता हूं, क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। कहां पे आया आपका, गुजरात पीएससी में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन को समझना ही आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिएगा यहां पे एक्सपोजर कंडीशन, डियर जो एक्सपोजर कंडीशन होती है, कितने टाइप की एक्सपोजर कंडीशन होती है, ये होती है डियर आपके पास माइल्ड होती है, ये आपके पास मॉडरेट होती है, ये आपके पास सीवियर होती है, ये आपके पास वेरी सीवियर होती है, और ये आपके पास एक्सट्रीम होती है। ठीक है डियर, अगर हम यहां पे बात करें मिनिमम ग्रेड की बात करें, ग्रेड की बात यहां पर अगर हम करें तो ग्रेड रहेगा यहां पे मिनिमम, दैट इज माइल्ड में रहेगा। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, आरसीसी की बात, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की नहीं कर रहा हूं, आरसीसी की कर रहा हूं, तो दैट इज M20 एंड M25 एंड दैट इज M30 एंड दैट इज M35 एंड दैट इज M40। ये तो बात होगी हमारे ग्रेड की। अब ग्रेड के बाद करता हूं मैं दैट इज नॉमिनल कवर की। माइल्ड में नॉमिनल कवर रहता है डियर आपका 20 और 25, दैट इज मैं 20 लिख रहा हूं यहाँ पे, 25, और मॉडरेट में रहता है 25 और 30, मैं 30 लिख रहा हूं यहाँ पे, 30 45 और दैट इज 50 एंड दैट इज 75 एंड दैट इज 75। 20 30 45 50 75। और नॉमिनल कवर किस में रहता है, mm में रहता है, और ग्रेड किस में रहता है, दैट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, उसने पहले बोला माइल्ड, तो माइल्ड में कितना रहेगा डियर, यहां पे बोला माइल्ड, तो माइल्ड में कितना रहता है सर, माइल्ड में रहता है 20, तो मैं लिखूंगा 20 के बाद उसने कहा वेरी सीवियर, और वेरी सीवियर में कितना रहता है 50, वेरी सीवियर में रहता है 50, तो यहां लिखूंगा मैं 50। उसके बाद सीवियर, और सीवियर में रहता है 45, तो यहां पे लिख दूंगा 45। मॉडरेट, मॉडरेट में रहता है 30,
मॉडरेट में रहता है 30 और एक्सट्रीम में रहता है 75। क्या आंसर है भाई, बोलिएगा। आंसर नहीं आया आपका अभी तक? ओके, सी आंसर आ गया है। वेरी गुड, सी आंसर बोले तो 20, 50, 45, 20, 50, 45, 30, 75 सही है। और कई लोग देखो इन्होंने ना कुछ चेंज भी किया होगा। देखो कितने चापलूस है, क्योंकि बच्चे पता है कि रट के आए हैं, तो दैट इज 20, 30, 45, 50, 75। अब देखो इसको नीचे भी 20, 30, 45, 50, 75। बहुत सारे लोग ये याद रख के चले जाते हैं और कर देते हैं अपना आंसर क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दैट इज 12th क्वेश्चन। कीजिएगा। एज पर IS 456 वेटिंग और बैचिंग एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस सीमेंट में कितनी होनी चाहिए, एग्रीगेट में कितनी होनी चाहिए और आपकी एडमिक्सचर में कितनी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वाटर भी गया उन्होंने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। जितने भी आपके बैचिंग मटेरियल है वो सारे इन्होंने डाल दिए। तो बैचिंग मटेरियल यानी कि जो भी आपका कंक्रीट है उसके सारे मटेरियल, कंक्रीट मटेरियल, तो कंक्रीट मटेरियल बोलो या फिर बैचिंग मटेरियल बोलो, एक ही बात है डियर। तो बैचिंग मटेरियल की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो क्या क्या है सर, सीमेंट होता है, सीमेंट के बाद क्या होता है डियर, एग्रीगेट होता है, और एग्रीगेट के बाद क्या होता है, वाटर होता है डियर। सीमेंट आएगा आपके पास, एग्रीगेट आएगा आपके पास, वाटर आएगा और लास्ट में एडमिक्सचर आएगा। सब बताया है, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है यहाँ पे आपको क्लास में कि जो मैंने नहीं बताया है। और जो स्टूडेंट यहाँ पे पेड वाले हैं उनको ये सारी चीजें क्लियर है। सीमेंट क्या है, बाइंडिंग मटेरियल है, एग्रीगेट क्या है, स्केलेटन का काम करता है, वाटर क्या है सर, सॉल्वेंट का काम करता है, एडमिक्सचर क्या है सर, क्वालिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसकी बेचिंग कितनी कितनी रहती है भाई, सीमेंट की रहती है डियर आपके पास, सीमेंट और वाटर की सेम रहती है। सीमेंट की रहती है प्लस माइनस 1 2 3%, 1 2 1 और 3 के बीच में, और वाटर की भी रहती है प्लस माइनस 1 2 3 के बीच में वेरी करता है। ठीक है डियर, और जो आपके पास ये करेगा एग्रीगेट करेगा डियर, ये करेगा आपके पास प्लस माइनस 2 2 3 के बीच में, 2 2 3 बीच के वेरी करेगा। और जो आपके पास ये है एडमिक्सचर, ये सबसे ज्यादा वेरी करता है प्लस माइनस 3 2 5 के बीच में। ठीक है, तो यहां पे देखो कंडीशन दी है आपके पास, सबसे पहले सीमेंट 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में 2 आ गया, दैट इज 2 आ गया, 3 और 2 5 के बीच में 2.5 आ गया, 1 और 3 के बीच में 2 आ गया, 5 और 3 8 के बीच में 4 आ गया। तो आपका होना चाहिए 2 2.5 2 4, तो दैट इज 2 2 2, तो दैट इज 2 2 2 आ रहा, बन रहा 2 2 2। बनाइएगा कितना आंसर आया। अरे किसी भी एग्जाम के लिए, ए एग्जाम के लिए वेरी यूजफुल। और कल मैं बोला ना कि कल आपका स्पेशल सेशन, हर संडे स्पेशल सेशन होगा जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के गेट और ईएससी के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 2 और 2.5 और 2 है। ठीक है, सीमेंट के बाद एग्रीगेट के बाद वाटर, 2 और 2.5 और 2 है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 2 और 2.5, 2 तो आ नहीं सकता यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 2, तो ये तो होगा, पहला तो गलत ही हो गया, 2 2 तो गलत हो गया, 2 3, ये 2 2 गलत हो गया, 2 2 तो हो ही नहीं सकता भाई, तो सी भी गलत हो गया। फिर 2 2 ये भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, बचे ये 3 2, अरे भाई 3 तो हो ही नहीं सकता, हो दिया तो 2 एग्रीगेट बोला उसने, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, बचा बी आपके पास, तो इसको मैं 2 है तो भाई 2, हाँ इसको 2.5 पे उसने 3 माना, बिल्कुल सही। यहाँ पे 2 है, इसने बोला हाँ इसको राउंड ऑफ किया, दैट इज 3 और दैट इज 4 एंड दैट इज 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 14th नंबर, कीजिएगा जरा।
अब देखो डियर, मैंने यहां पे भी बताया था कि आपके पास दो टाइप के मिक्स होते हैं, एक नॉमिनल मिक्स होता है, दूसरा स्टैंडर्ड मिक्स होता है। नॉमिनल मिक्स होता है अप टू 20 तक, ठीक है। देखिएगा डियर, दैट इज नॉमिनल मिक्स होता है, नॉमिनल मिक्स होता है एक, और एक होता है डिजाइन मिक्स। सब बताया है यार। जो नॉमिनल मिक्स होता है ये अप टू M20 तक होता है, और ये अबव M25 से ऊपर होता है, या अबव M20 से 20 नहीं आएगा, 25 आ गया। तो मैं लिख देता हूं यहां पे M25 एंड अबव के लिए। तो यहां पे क्या बोला उसने, नॉमिनल मिक्स डिजाइन पूछा, तो नॉमिनल मिक्स डिजाइन दैट इज M20। तो M20 बोले तो दैट इज डी योर आंसर। तो 14 का आंसर क्या हो गया आपके पास, डी हो गया डियर। आपको ये भी पता है कि नॉमिनल होता है ये बाई वेट होता है, बाई वॉल्यूम होता है, बाई परसेंटेज होता है, बट डिजाइन मिक्स होता है ओनली बाई वेट होता है। सारा बताया है मैंने, कोई भी इसमें छोड़ा नहीं है। और डिजाइन मिक्स बेस्ड अपॉन कोड 10262, ठीक है, बट दिस इज बेस्ड अपॉन कैलकुलेशन। सॉरी, इसको फील्ड में करते हैं, इसको लेबोरेटरी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिएगा। प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मजा आए भाई, ताकि आपको क्वेश्चन का और अट्रैक्टिव बनाए। मैं इसको 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटे भी करवा सकता हूं अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा। अगर आप लोग लाइक लुइक नहीं करते यार, शेयर तो आपने भी नहीं करना, लाइक भी नहीं करते आप, चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए, पॉइजन्स रेशो ऑफ कंक्रीट। डियर, जो पॉइजन्स रेशो ऑफ कंक्रीट होती है वो डिफरेंट ग्रेड की डिफरेंट होती है। जैसे हमने 3 कैटेगरी में आपकी कंक्रीट को क्लासिफाई करते हैं हम। अब ये कौन कौन से होते हैं डियर, ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है डियर लो स्ट्रेंथ का ग्रेड कंक्रीट, एक लो स्ट्रेंथ का ग्रेड होता है, लो ग्रेड ऑफ कंक्रीट। एक होता है मीडियम या स्टैंडर्ड बोल दूं, एक लो ग्रेड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और एक होता है आपके पास स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और एक होता है हाई, एक होता है हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है डियर, इनकी जो पॉइजन्स रेशो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है डियर, ठीक है। तो यहां पे जो लो ग्रेड की होती है उसकी होती है आपके पास 0.2, लो ग्रेड की होती है दैट इज 0.2 होती है डियर आपके पास पॉइजन्स रेशो। किसकी, ग्रेड ऑफ लो ग्रेड के कंक्रीट उनकी होगी 0.2 होगी आपके पास, और जो डियर आपके पास स्टैंडर्ड होगी उसकी 0.5 होगी, स्टैंडर्ड की 0.5 होगी, और जो हाई होती है उसकी डियर 0.10 होती है, ठीक है। तो यहां पे बोला है कि पॉइजन्स रेशो फॉर कंक्रीट रिमेन्स अनचेंज्ड, इंक्रीज विद रिचर मिक्सेस या डिक्रीज विद रिच मिक्स, कि जैसे जैसे आप अपना ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा रहे हो डियर, जैसे लो था M10 तक था, यहाँ पे स्टैंडर्ड तक आए, M65 तक गए, और M65 से ऊपर गए, यानी कि जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइजन्स रेशो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि FCK के बढ़ने से, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बढ़ने से पॉइजन्स रेशो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कितना रिड्यूस हो रहा है, तो दिस इज डिक्रीज विद द रिच ऑफ मिक्स। देखो लो का 0.20 था, फिर स्टैंडर्ड में आ गया 15 और हाई में आ गया 10। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। कीजिएगा डियर, क्वेश्चन नंबर 16। कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, सभी ने बोला है दैट इज 200 गीगा पास्कल, दैट इज 200 गीगा पास्कल है, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन टूल्स।
तो इसको मैं लिख सकता हूं 200 गीगा पास्कल को मैं लिख सकता हूं दैट इज 200 किलो न्यूटन पर मीटर mm²। अगर मैं इसको न्यूटन में बदलना चाहूं तो न्यूटन के को 10⁻³ करूं तो दैट इज 2 किलो को बनाऊं, किलो में कितना होता है इंटू 10⁻³ किलो में कितना होता है भाई 10⁻³ तो किलो से क्या बन गया न्यूटन पर mm²। तो दैट योर आंसर इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो आपका आंसर क्या आ गया दैट इज ए योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 17, कीजिएगा जरा जल्दी। पूछा है द ग्रेड ऑफ कंक्रीट जनरली नॉट यूज इन द रेनफोर्स कंक्रीट, कि कौन सा ग्रेड है जो हम आरसीसी में यूज नहीं करते। भाई M25 करते हैं, M20 करते हैं, मिनिमम तो करते हैं, ये मिनिमम करते हैं। अगर मिनिमम M20 करते तो M10 का काम कहां है भाई, तो M10 है जिसका यूज हम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा 18th आपकी स्क्रीन पर। अब देखिएगा कि आपके पास दो डिफरेंट ग्रेड के कंक्रीट दे दिए M20 M25। द नंबर ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी न्यूटन पर mm²। कोई भी ग्रेड हो, चाहे आपका M5 हो, 7.5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, कोई भी हो, उसकी स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट करते हैं 28 डेज के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर, दैट योर आंसर विल बी डी। तो आपका आंसर हो जाएगा डियर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा 19, जल्दी बोलिए। कि बोला है कि M का मतलब क्या होता है, कंक्रीट मिक्स लेटर। M मतलब कंक्रीट मिक्स इज द नंबर ऑफ स्ट्रैंड फॉर। अब देखो डियर, मैंने कहा था M क्या होता है, मिक्स होता है, M होता है मिक्स होता है, और इसको बोला जाता है डियर क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और जो यहां पे डियर क्यूब साइज रहता है वो क्या रहता है, क्यूब का जो साइज रहता है वो रहता है दैट इज 150 × 150 × 150। ठीक है, क्यूब का साइज रहता है यहां पे ये, और इसको किया जाता है डियर कितने डेज पे, इसको किया जाता है 28 डेज पे। टेम्परेचर कितना रहता है सर, यहाँ पे टेम्परेचर रहता है 27 ±2 डिग्री सेल्सियस। सर ह्यूमिडिटी कितनी रहती है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी रहती है यहाँ पे दैट इज 90%। ह्यूमिडिटी कितनी रहती है भाई, 90%। तो देखो क्या क्या चीजें बोला है, कि बोला है मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm³ एट 28 डेज। भाई 100 यूं करते हैं बट ये ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, गलत होगी। दूसरा बोला मिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 75, बिल्कुल 75 नहीं होगा। मिक्स एंड कंप्रेसिव M बोले तो मिक्स एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm एंड 28 डेज पे, एंड मिक्स, ये तो गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया, सी योर राइट आंसर। तो सी क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिस इज योर 20th, कीजिएगा जरा। तो देखिएगा द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर FCK और FC के बीच में रिलेशन बताना है, और बोला क्या उसने, मॉडुलस ऑफ रप्चर। तो ऑब्वियसली बात है मॉडुलस ऑफ रप्चर में रिलेशन क्या है, FCR = 0.7 रूट ऑफ FCK। दिस इज द मॉडुलस ऑफ रप्चर। तो इसके बीच में रिलेशन है कुछ इस तरह से, तो दैट योर आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 21, कीजिएगा 21। सॉरी इसमें कुछ अभी लिखा नहीं क्वेश्चन में, इसको रहने दो, ये वाला करो जरा। दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चंस, आपको घर के लिए क्वेश्चन है, पढ़ लो डियर।
असाइनमेंट क्वेश्चन है। दिस इज असाइनमेंट, ये भी आपको घर से लाना है और ये भी असाइनमेंट है। कल इसका आंसर पूछूंगा आपसे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। वैसे तो इजी है, जल्दी हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर ये कीजिएगा अब आप। आज का लास्ट क्वेश्चन है डियर, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कंक्रीट एक्सपोज टू सीवियर फ्रीजिंग थोइंग कंडीशन। कैसी कंडीशन है? सीवियर टू फ्रीजिंग एंड थोइंग कंडीशन है। अब देखो, आपको बताया था कि एक्सपोज कंडीशन कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती है। समझ लो इसको, बस समझना बेटर है, क्वेश्चन आप कर दोगे। देखो कौन कौन सी होती है सर? माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है, अभी बताइए आपके पास, सीवियर होती है एंड वेरी सीवियर होती है, और आपके पास एक्सट्रीम होती है। अब देखो डियर, माइल्ड कंडीशन मतलब नॉर्मल कंडीशन। अब ध्यान दीजिए यहां पे, इन्हीं कंडीशन को मैं समझा रहा हूं। अब देखिएगा, पहले सबसे पहले आती है रेन के अकॉर्डिंग। रेन के अकॉर्डिंग जो एक्सपोजर कंडीशन होती है, ये ध्यान दीजिए यहां पे रेन के अकॉर्डिंग 3 आती है। रेन के अकॉर्डिंग कितनी आती है? 3 आती है। कि अगर आपकी बरसात हो रही है तो यहां पे 2 कंडीशन आती है। पहली आती है नॉट एक्सपोज टू रेन, बारिश नहीं हो रहा है, नॉट एक्सपोज टू रेन। दूसरा कि सर बारिश हो रहा है बट कैसा हो रहा है? एक्सपोज टू रेन। और तीसरा क्या है? तीसरा है कि एक्सपोज टू सीवियर रेन, लगातार बारिश हो रही है। एक्सपोज टू सीवियर रेन। अब ध्यान दीजिए डियर, अगर आपके पास नॉट बरसात नहीं हो रही है तो कंडीशन होगी माइल्ड, कंडीशन होगी माइल्ड। अगर वहां पे बरसात हो रही है तो कंडीशन होगी मॉडरेट। और ऐसी कंडीशन कि लगातार बारिश हो रही है, चेरापूंजी जैसे इलाकों में लगातार वहां पे बारिश गिर रही है, तो दैट इज सीवियर। तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी? सीवियर। ये कब? जब आपका रेनी वाटर है। अगर रेनी वाटर ना होके आपका पानी कैसे आ जाए वहां पे? यहां तो बरसात हो रही, अगर नॉर्मल पानी की कंडीशन करें, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर में दिया 2 कंडीशन आती है। कौन कौन सी सर? ये भी देख लो। नॉर्मल वाटर में कंडीशन आती है कि कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर, कि जैसे आपका देखा होगा आपने, ब्रिजेस वगैरह देखे होंगे, ब्रिज के नीचे क्या होते हैं? पियर और अबैटमेंट होते हैं। तो पियर क्या होते हैं? वो पानी के अंदर पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं। तो दैट इज कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर। अब डियर, जो सेंटर वाला है वो तो पानी में डूबा रहेगा, जो साइड वाले होंगे तो कभी कभी क्या होगा कि लहरें आएंगी, पानी बहुत हवा में तेज बहाव में आएगा, तो पानी कैसे करेगा? कुछ ऐसे जंप करता हुआ जाएगा। तो कभी कभी वो क्या करेगा? वो दूसरे जो उसके साइड में जो अबैटमेंट लगे हैं उसमें टकराएगा। तो वो जो अबैटमेंट है, जैसे यहां पे मैं आपको डायग्राम दिखाऊं कि मान लेते ये आपकी रिवर है, यहां पे नो डाउट वो पानी से पूरी तरह से भरे हुए हैं, ये बीच वाला है और ये आपके साइड में अबैटमेंट है। अब यहां पे पानी क्या आएगा? कुछ लहरों से ऐसे ऐसे जंप करता हुआ जाएगा। तो ये क्या करेगा? ऊपर इसको छींटे पड़ते रहेंगे साइड में। अब छींटे पड़ते रहेंगे तो ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो आपका सेक्शन कोरोजन रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो दैट इज द अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग। अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग। अगर कंडीशन इस तरह से आपके पास रहती है,
अगर कंप्लीटली पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है और पानी कैसा है सर, नॉर्मल वाटर है, तो कंडीशन होगी आपके पास मॉडरेट। और अगर डियर कैसा है, अगर आपके पास अल्टरनेटिव की कभी पानी वहां पे आ भी रहा और कभी नहीं आ रहा है, दैट कंडीशन इज सीवियर। तो ये तो चीजें थी आपकी जो मैंने नॉर्मल वाटर की बताई। और तीसरी जो रहती है डियर आपकी सी कोस्टल रीजन। सी कोस्टल एरिया, और जो सी कोस्टल एरिया रहता है कुछ इस तरह से रहता है। यहां पे आपके पास लो लेवल है, लो सी लेवल है। अब लो सी लेवल के नीचे भी कोई मेंबर है जो बना हुआ है, घर बना हुआ है, ठीक है। और ये आपका डियर हाई सी लेवल है। अब लो सी लेवल और हाई सी लेवल के बीच में भी कोई घर बना है, ऑब्वियसली बात है। और यहां पे भी कोई हाई सी लेवल से ऊपर आपका कोई घर बना है, और यहां पे भी आपका बिल्डिंग कुछ बनी है इस तरह से, बिल्कुल सी लेवल के ऊपर। तो ध्यान दीजिए, ये अंदर वाला हुआ इसका इंटरनल वॉल कैसा है, नॉट एक्सपोज टू इन्वायरमेंट, नॉट एक्सपोज टू इन्वायरमेंट। और ये बाहर वाला है दैट इज एक्सटर्नल, कैसा है, एक्सपोज टू इन्वायरमेंट। और यहां पे क्या कर रहा है डियर, यहां पे आपका सी वाटर का स्प्रे आ रहा है, सी वाटर का पानी आ रहा है, मतलब कभी आ रहा है कभी जा रहा है। तो यहां पे कैसा है, सी वाटर है, और सी वाटर किस फॉर्म में है, स्प्रे की फॉर्म में है। अब जब स्प्रे की फॉर्म में है तो ऑब्वियसली बात है वहां पे केमिकली है, और जब केमिकली है तो इसको मैं फ्रीजिंग एंड थोइंग भी बोल सकता हूं, फ्रीजिंग एंड थोइंग भी बोल सकता हूं। और जो आपका हाई सी लेवल और लो सी लेवल के लेवल में है उसको मैं टाइडल जोन बोलता हूं। और जो नीचे है पूरी तरह से पानी के अंदर डूबा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो इंटरनल वॉल है नॉट एक्सपोज टू एनवायरमेंट, क्योंकि अंदर आराम से बैठा हुआ है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उसके अंदर इन्वायरमेंट का, तो उसको नाम देता हूं मैं दैट इज मॉडरेट। और अगर वो एक्सटर्नल वॉल है तो इसको नाम दूंगा मैं डियर आपका मॉडरेट के बाद दैट इज सीवियर। तो मैं सीवियर को लिख रहा हूं एस। अगर वहां पे फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन है तो दैट इज वेरी सीवियर, वेरी सीवियर। अगर टाइडल जोन है तो टाइडल जोन है डियर तो दैट इज एक्सट्रीम। और कंप्लीटली पानी के अंदर डूबा हुआ है तो दैट इज सीवर, दैट इज सीवियर। तो आपसे पूछा क्या है डियर, आपसे पूछा है फ्रीजिंग एंड थोइंग, तो फ्रीजिंग एंड थोइंग क्या हुई है आपके पास, दैट इज वेरी सीवियर कंडीशन। तो ये डियर है, आपको सारा डिटेल्स बता दिया है कि कैसे क्वेश्चंस को आपने कैलकुलेट करना है एग्जाम में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, दैट योर आंसर इज वेरी सीवियर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया प्रदीप रावत, मयंक वम। मयंक आपने ए कैसे बोला, पंकज ने भी ए बोला, राहुल ने भी ए बोला, भाई ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, आपको देख लेना है, ठीक है डियर, कोई बात नहीं। और ये है डियर आज का डे फर्स्ट का इंटरव्यू क्वेश्चन। कल इसका आंसर मुझे चाहिए आपसे। जो लोग यहाँ पे एई की तैयारी कर रहे हैं और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्वेश्चन है आपका इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन शैटरिंग, डिफरेंस बताना आपको किसमें, शैटरिंग में, सेंटरिंग में एंड स्टैगिंग में, स्टैगिंग में। ये तीनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि हर बार पूछे जाते हैं डियर।
तो कोई बात नहीं, ये आज होमवर्क है आपका, और जो क्वेश्चन नहीं हुए वो भी होमवर्क है डियर। और ज्यादा बेटर होगा डियर, हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं जेईई स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हर तरह के बैचेस चल रहे हैं ऑनलाइन इंजीनियरिंग में, चाहे आपका जेई का बैच लेना चाहते हो, जेई में भी इनरोल हो सकते हैं, एई के अंदर भी इनरोल हो सकते हैं डियर, ठीक है। अभी आपकी फीस हाइक नहीं हुई है, अगर आपकी फीस हाइक हो जाएगी डियर तो काफी दिक्कत आ जाएगी। और आपको ये भी पता है कि आपका नोटिफिकेशन आ गया है उत्तर प्रदेश के 2016 का भी और 2018 का भी, तो जो 2018 है उसके पेपर की अनाउंसमेंट भी आ गई है। तो आप सभी से इनरोल हैं कि जल्दी से जल्दी भाई कोर्स में इनरोल हो और जल्दी से अपना पैकेज कंप्लीट करें, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके 2022 तक, ठीक है डियर। तो ओके, कल फिर मिलेंगे डियर इसी टाइम, ठीक है। बट कल ये सेशन नहीं होगा, कल आपका स्पेशल सेशन है गेट और ईएससी का, ठीक है। उसमें गेट और ईएससी के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये तो था आपका एई का सेशन, ठीक है। और आपको पता है कि शाम को भी एक सेशन चल रहा है अंकित सर का, ठीक है। तो प्लीज उस सेशन में भी आप एंजॉय कीजिए, आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं भाई, तो आप भी कुछ कीजिएगा, ठीक है डियर। तो ओके, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, गुड नाइट।